ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली के डॉक्टर नीरज निश्चल। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका कोरोना जागरूकता श्रृंखला के एक और एपिसोड में। धीरे धीरे देश में कोविड के मामलों में कमी आ रही है, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है, क्योंकि वायरस हमारे बीच में ही है। ऐसे में अगर हम सावधानी रखेंगे और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करेंगे तो निश्चित तौर पर कोरोना को हम मिलकर हरा पाएंगे। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 44 करोड़ 19 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। एक अच्छी बात यह है कि देश में स्वस्थ होने की दर 97% से भी ज्यादा हो गई है। पिछले 24 घंटे में 29,000 से ज्यादा नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। लेकिन वहीं राहत देने की बात यह है कि कोविड से 42,000 मरीज स्वस्थ हुए हैं। श्रोताओं, कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 और 011-2397-8046 पर संपर्क कर सकते हैं। श्रोताओं, आज के इस विशेष फोन कार्यक्रम में हमारे साथ हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के मेडिसिन विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर नीरज निश्चल। डॉक्टर नीरज, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते श्रोताओं, कोरोना से संबंधित सवाल हमारे आज के एक्सपर्ट से हमारे टोल फ्री नंबर 1800-11-5767 और 011-233-1444 पर पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News पर #AZIR पर अपने सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं। डॉक्टर नीरज, कोविड के मामलों में कमी जरूर आ रही है, लेकिन जैसा कि स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया गया कि पिछले 4 सप्ताह में 7 राज्यों के 22 जिलों में संक्रमण की में जो वृद्धि हुई है या इजाफा हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं कि खतरा अभी भी बना हुआ है और लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल ये सही बात है। लोगों को ये क्लियरली समझने की जरूरत है कि ये खतरा जो है गया नहीं है। मैक्सिमम स्टेट्स में अभी नंबर ऑफ केसेस काफी कम हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ऐसे हॉटस्पॉट हैं अभी देश के अंदर जहां से ये कभी भी बीमारी बाकी स्टेट्स में फैल सकती है। तो अगर हमने कोई भी लापरवाही की तो ये बीमारी, जैसे हमने देखा कि सेकेंड वेव में हमें किस तरह से परेशानी उठानी पड़ी थी। हम नहीं चाहते हैं, जो काफी एक्सपर्ट मानते हैं कि थर्ड वेव इनएविटेबल है, आएगा। लेकिन अगर हम सावधानी रखें तो ये जो थर्ड वेव की बात कर रहे हो, शायद हम चीजें को कंट्रोल में रख पाए। वो सारा कुछ हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ये सोचना कि अब बीमारी चली गई है, हम वैक्सीन नहीं लगवाए, हम जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात करें वो न करें, घूमने निकल जाएं, भीड़ भाड़ करें, तो ये सारे जो है इस वायरस को वापस अपने सोसाइटी में एक जगह देने की बात की हो जाएगी और फिर से केसेस बढ़ने शुरू होंगे तो वापस से वही परेशानियां शुरू होंगी जो हम 2 महीने पहले भी थे। जी, और डॉक्टर नीरज, इस समय जिस बात की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है कोरोना वायरस का नया वेरिएंट डेल्टा प्लस। वायरस बार बार अपना स्वरूप बदल रहा है और एक नए फॉर्म में, एक नए रूप में हमारे सामने आ रहा है। वायरस के म्यूटेशन के बारे में आप क्या साझा करना चाहेंगे और ये कैसे बार बार अपने स्वरूप को बदलता है? देखिए, जनरल पब्लिक के लिए मैं यही कहूंगा कि ये जो म्यूटेशन से रिलेटेड इश्यूज हैं, ये साइंटिस्ट कम्युनिटी को छोड़ दें। उसका जनरल पब्लिक से अगर मैं कहूँ तो एकमात्र जो इंफॉर्मेशन उनके पास होना चाहिए कि ये वायरस म्यूटेट आपके शरीर में नहीं करता। सिर्फ उनको ये पता होना चाहिए कि वायरस आपके शरीर में रेप्लिकेट करता है, उसके अलावा वहां कहीं रेप्लिकेट नहीं कर सकता। वायरस जितना रेप्लिकेट करेगा, म्यूटेशन होने के चांसेस उतना ही होगा, क्योंकि इनके जेनेटिक मेकअप में जो एक प्रूफ रीडिंग जो होता है, जो किसी भी जैसे ह्यूमन के सेल्स में अगर कोई भी रेप्लिकेशन होती है, प्रूफ रीडिंग होती है। कोई अगर गलती होती है उसको फिक्स किया जा सकता है। वायरस, एक पर्टिकुलर वायरस जो आरएनए वायरस है, इसमें ऐसा मैकेनिज्म नहीं होता है, तो हर बार जब रेप्लिकेट करेगा तो कुछ ना कुछ एरर उसमें आता है। तो ये एरर अगर उसको सर्वाइवल एडवांटेज देता है, सर्वाइवल एडवांटेज कि अगर ज्यादा इन्फेक्शन हो जाए, ज्यादा तेजी से फैल जाए, तो ऐसे जो स्ट्रेन है वो पिक होते हैं और वेरिएंट ऑफ कंसर्न और ये सारी जो हम बात करते हैं वो उसको डिनोट करता है। तो मेरा मानना है कि लोग वायरस के जो म्यूटेशन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, अगर वो कुछ म्यूटेशन के बारे में चर्चा करें, अगर स्वरूप नहीं बदलने के बारे में चर्चा करें,
वो अपने कोविड रिलेटेड बिहेवियर में होना चाहिए कि अगर जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि आप जो भी मास्क पहन के निकले, हैंड हाइजीन पर ध्यान रखें, भीड़ भाड़ न करें, बीमार है तो अपने आप को आइसोलेट करें, जब भी नंबर आए वैक्सीन लगाएं, इस बिहेवियर में कोई म्यूटेशन नहीं आना चाहिए। लोगों को आगे आकर अपने आप को वैक्सीनेट कराना चाहिए। वायरस का म्यूटेशन अपने आप रुक जाएगा अगर ये वायरस को हम अपने शरीर में रेप्लिकेट नहीं होने दें। तो ये हमारे हाथ में, और लोगों को वायरस म्यूटेशन का बचाव का तरीका ढूंढना चाहिए, और ये है कि अपने शरीर को इस वायरस का घर नहीं बनने दें। जी, और डॉक्टर नीरज, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है, इसके मल्टीप्लाई करने की क्षमता या इसके प्रसार होने की क्षमता क्या पिछले वेरिएंट से बहुत ज्यादा होती है? देखिए, जो भी स्टडी पब्लिश होते हैं उसमें अलग अलग जगह से अलग अलग रिपोर्ट्स आती हैं, लेकिन अभी तक साइंटिस्ट कम्युनिटी का यही मानना है कि जो इसमें इन्फेक्शियसनेस है वो बाकी वेरिएंट के मुकाबले ज्यादा हो सकता है, और ऐसा माना जा रहा है क्योंकि जो वायरस है ये किसी भी और जगह पे सर्वाइव नहीं कर सकता है। तो ये अपने आप को इस तरह से ढालने की कोशिश करता है कि वो ज्यादा इन्फेक्शियस हो जाए, एट द सेम टाइम कोशिश करे कि जो होस्ट है सिचुएशन में ह्यूमन्स है उनको हार्म न करे, उनके प्रति एक सिनर्जिस्टिक अप्रोच हो कि भाई उसके अंदर इन्फेक्ट हो जाए, तंग न करे, ताकि वो आराम से अपना रिप्लिकेट करता रहे, अपना वजूद बचा के रखे। तो इसलिए जो भी सब्सिक्वेंट वायरस स्ट्रेन जो सिलेक्ट होंगे, जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न होंगे, वो इसी तरह के वायरस होंगे जो कि ज्यादा इन्फेक्शियस होंगे। बट जब तक वो स्टेबिलिटी नहीं आती, कई बार वायरस ज्यादा क्रिटिकल भी हो सकते हैं। तो ये सारे जो म्यूटेशन है, प्रिडिक्ट करना कि वो सिर्फ इन्फेक्शियस रहेगा, फेटल नहीं होगा, फेटल होगा, इन्फेक्शियस नहीं होगा, ये प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है जब तक ये म्यूटेशन लगातार इतने हाई रेट पे होते रहे। अभी जितना रेप्लिकेशन होगा वायरस का, जितने लोग एक साथ इन्फेक्टेड होंगे, म्यूटेशन की पॉसिबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें सावधानी बरतती रहनी पड़ेगी, और डेल्टा वेरिएंट और जो भी आ रहे हैं, डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस भी आएगा, या और से वेरिएंट आएंगे, उनमें जो है इस तरह की चेंजेस होते रहेंगे, क्योंकि ये अल्टीमेटली उन्हें सर्वाइवल एडवांटेज देता है। जी, और डॉक्टर नीरज, आपकी आवाज थोड़ी सी दिक्कत हो रही है इसको सुनने में, अगर आप अपनी लोकेशन को थोड़ा सा चेंज कर सकें तो। जी बिल्कुल। और डॉक्टर नीरज, हमारे एक श्रोता ने जानना चाहा है कि पोस्ट कोविड सिंड्रोम की अगर हम बात करें तो वो कहते हैं कि हमारे लंग्स में अभी भी परेशानी रहती है, सांस फूलती है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने ट्रीटमेंट के दौरान स्टेरॉइड भी लिया था। क्या ये इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? देखिए, सांस फूलना स्टेरॉइड का साइड इफेक्ट अनलाइकली होगा। अगर स्टेरॉइड लिया होगा तो मैं ज्यूम करता हूँ कि उनकी बीमारी एटलीस्ट मॉडरेट या हो सकता है सीवियर कैटेगरी में हो। ऐसे लोगों में जो फेफड़े में जो है असर काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट होता है, जिसकी रिकवरी होने में एटलीस्ट 3 से 6 महीने तक का टाइम लग सकता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे मन में एक एंग्जाइटी का भी कॉम्पोनेंट आ जाता है, क्योंकि देखिए, तो अगर इनकी सांस फूलने की परेशानी एपिसोडिक है, बीच में होता है, कोई पैनिक जैसा सिचुएशन हो जाता है, तो अनलाइकली है कि लंग रिलेटेड वैसा कोई मेजर प्रॉब्लम को, कई बार एंग्जाइटी के चलते जैसे सिम्टम्स आते हैं। लेकिन अगर इन्होंने स्टेरॉइड लिया था तो हम रिज्यूम करते हैं कि इनका जो लंग है वो उसमें सिग्निफिकेंट डैमेज था, उसके रिकवरी में टाइम लगता है। तो डेफिनेटली एक डॉक्टर की देखरेख में जो हम चेस्ट रिहेबिलिटेशन की बात करते हैं, जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज की बात करते हैं, उसके ऊपर ध्यान दें, योगा करें, और जो एक हेल्दी लाइफ स्टाइल है उसको अपनाएं, और धीरे धीरे ये परेशानी ठीक हो जाएगी। जी, आपने स्टेरॉइड का जिक्र किया, तो यहाँ पे ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरह के कॉमन साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि कोविड की दूसरी लहर के दौरान जब ये संक्रमण बहुत ज्यादा था तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने स्टेरॉइड का प्रयोग किया, और कुछ लोगों में शुगर बढ़ने की शिकायत आई, कुछ लोगों में अलग अलग तरीके से इसके साइड इफेक्ट्स दिखे। तो क्या कुछ प्रोबेबल साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और जिन लोगों को ऐसी परेशानी है उन्हें आगे क्या करना चाहिए? देखिए, स्टेरॉइड एक डबल एडेड सोर्स है, अगर फायदा है तो इसके नुकसान भी है। तो इसलिए एक चीज हमको ध्यान रखने की जरूरत है कि स्टेरॉइड कोविड-19 का ट्रीटमेंट भी न समझे। ये वायरस के अगेंस्ट काम नहीं करता है। अगर बीमारी में बहुत जल्दी अगर आपने स्टेरॉइड लिया, इनफैक्ट बीमारी को कॉम्प्लिकेट करने की कैपेसिटी इसमें बहुत ज्यादा आती है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉम्प्लिकेशन में कहूंगा स्टेरॉइड का है कि अगर बीमारी में अगर आपने बहुत जल्दी ले लिया तो ये आपकी कॉम्प्लिकेशन, वायरल रेप्लिकेशन प्रोलॉन्ग होकर के फिर वायरस जब आप स्टेरॉइड विड्रॉ करेंगे तो ये साइटोकाइन स्टॉर्म में कोई भी लैंड अप कर सकता है। स्टेरॉइड का बहुत डेफिनेटिव रोल है। ये कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं कोविड के चलते वो कंट्रोल करने में हेल्प करता है।
तो जैसा आपने बताया कि शुगर जो है अगर कोई डायबिटिक है या जो डायबिटिक नहीं भी है उससे भी शुगर डिजीजमेंट हो सकता है। उसके अलावा जो है आपकी इम्यूनिटी कम करती है, तो सेकेंडरी इन्फेक्शन है वो बैक्टीरियल हो, कोई सुपर एडेड और वायरल इन्फेक्शन हो, फंगल इन्फेक्शन हो, इन सब की पॉसिबिलिटी बढ़ा देता है। उसके अलावा स्टेरॉइड जो है साइकोटिक सिम्टम्स भी कर सकता है, जो एंग्जाइटी और डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स है वो कर सकता है। आपकी जो बॉडी हैबिट्स है, फैट का डिस्ट्रीब्यूशन है, इनको अफेक्ट कर सकता है। उसके अलावा जो हड्डियां हैं उनको भी ये कमजोर कर सकता है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि स्टेरॉइड को एक डॉक्टरी देख रेख में ही ले, इसको एक कोविड का ट्रीटमेंट समझ के कोविड होते ही लेना ना शुरू करें, क्योंकि इससे आपके सांकेतिक खतरे बढ़ सकता है। जो इसकी कॉम्प्लिकेशंस है वो आपको आगे झेलने पड़ सकते हैं। तो इसलिए स्टेरॉइड को लेकर थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। जी। और डॉक्टर नीरज, इस समय हमारे देश में कोवैक्सीन, कोविशील्ड के बाद अब स्पुतनिक वी और मॉडर्ना वैक्सीन को भी इमरजेंसी अप्रूवल मिल गया है। बहुत हमारे एक श्रोता ने ये लिखा है कि जब वैक्सीन के ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो कौन सी वैक्सीन उन्हें लेनी चाहिए? देखिए, आपके घर के पास जो भी वैक्सीन आसानी से मिल सकता है वो आप लगवाएं। इसमें ऑप्शन होने का ये मतलब नहीं है कि आप इसको समझे कि आप मार्केट में गए, वहां पे शॉपिंग करने गए। ये पैंडेमिक का सिचुएशन है और बहुत जरूरी है कि मैक्सिमम लोग अपने आप को, जो भी वैक्सीन अवेलेबल है आपके आसपास, वो लगवाकर अपने आप को सुरक्षित करें। तो मैं ये कहूंगा कि अभी पिक एंड चूज का कोई मतलब नहीं है। जो इजीली अवेलेबल है, जो आप अफोर्ड कर सकते हैं, वो फटाफट लगवाइए कि आप अपने आप को और अपने घर वालों को सुरक्षित कर सकते हैं। जी। और बहुत सारे कॉलर्स हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं। सबसे पहले रुक करते हैं दिल्ली का, जहां से धर्मवीर जी अपने सवाल के साथ कार्यक्रम में आ गए हैं। हेलो धर्मवीर जी। हेलो हेलो जी धर्मवीर जी, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी धर्मवीर जी बताइए। नमस्कार, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे कि दिल्ली में वैक्सीन लगवाने सेंटर में वैक्सीन लग नहीं पा रही है, कुछ पीछे आ नहीं रही है, तो इसके लिए क्या करा जाए, कहाँ कंप्लेंट करी जाए, क्या कहाँ काउंटर किया जाए? दूसरी बात ये पूछूंगा कि का मौसम आ गया है और दूसरा दिल्ली में मेट्रो वगैरह बसों में भी पब्लिक लगी है, तो अब तो इन्फेक्शन का चांस तो ज्यादा हो गया है। तो ऐसे में हम अब सावधानी क्यों बरतें? वैक्सीन 2 लग चुकी हुई है हमारे और किसी को नहीं लगी, तो उसमें तो ज्यादा खतरा है। जी डॉक्टर नीरज, सबसे पहले इनका दूसरा सवाल लेते हैं। जैसा कि इन्होंने कहा कि बरसात का मौसम है, तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या इस तरह के मौसम में कोविड वायरस का संक्रमण ज्यादा होता है या इसकी मल्टीप्लाई करने के चांसेस ज्यादा होते हैं? देखिए, अभी तक ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि वेदर का बहुत ज्यादा इस पे कोई फर्क पड़ता है। लेकिन क्या होता है कि कई बार जैसे अगर कोई कोविड-19 मेजोरिटी ऑफ पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, यानी कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, लेकिन ये सर्दी बारिश के मौसम में कुछ और साथ में जो वायरल इन्फेक्शन भी साथ में हो सकते हैं अपार्ट फ्रॉम कोविड-19, और उनके चलते अगर आपके सिम्टम्स आते हैं, आपके छींकने की टेंडेंसी, आपके कॉफ करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, तो ये शायद अगर आप एसिम्प्टोमेटिक कोविड कैरी भी कर रहे हैं तो आप दूसरों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। इस वे में पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि सभी को ये मान के चलना चाहिए कि वो कोविड के कैरियर हो सकते हैं। इसलिए मास्क और जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है, इसका पालन बिल्कुल हर हाल में करना ही पड़ेगा, तभी वो अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं, अपने आसपास वालों को सुरक्षित कर सकते हैं। जी। और अब रुख करते हैं मध्य प्रदेश का, जहां से राम जी गर्ग जुड़ गए हैं अपने सवाल के साथ कार्यक्रम से। राम जी नमस्कार। जी सर जी नमस्कार। और डॉक्टर साहब को राम राम। मैं खैर मझियार, जिला रीवा, मध्य प्रदेश से पंडित राम जी गर्ग बोल रहा हूँ सर। जी बताइए। जी सर, पूरे सप्ताह का लॉकडाउन खोल देने से लोग कहते हैं कोरोना चला गया, कोरोना चला गया, तो अगर रविवार का लॉकडाउन रहा करे पूरे इंडिया में तो अच्छा रहेगा सर। जी डॉक्टर नीरज पार्शियल लॉकडाउन की बात कर रहे हैं और इस पर चिंता जता रहे हैं, जिस तरह से लोग बाहर निकल रहे हैं, भीड़ भाड़ हो रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, लॉकडाउन एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। अगर आप ठंडे दिमाग से सोचे तो लॉकडाउन का क्या मतलब होता है? लॉकडाउन का मतलब आप घर से बाहर न निकले, एक तरह से आपको फोर्सफुली कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करने के लिए मजबूर किया गया है।
तो अगर यही सबके मन में आ जाए कि ये फोर्सफुली आप पे इम्प्लीमेंट ना करके आप एक वॉलंटरी वे में कि आप बेवजह घर से बाहर नहीं निकले, आप ये जो घूमने की टेंडेंसी लोगों में हो गई, उन्हें ऐसे लग रहा है कि दोबारा घूमने का मौका नहीं मिलेगा, ये टेंडेंसी है। अगर आप बीमार है तो घर से बाहर नहीं निकल रहे, तो ये सारी चीजें वॉलंटरी होनी चाहिए। और आपने एक बार डिसाइड कर लिया तो इस लॉकडाउन की तो जरूरत पड़नी ही नहीं चाहिए। तो डेफिनेटली एक रिस्क बेनिफिट देखना पड़ता है। परमानेंट लॉकडाउन इसका सोल्यूशन कभी हो नहीं सकता है। लोगों के अंदर ये फीलिंग आनी चाहिए कि उनकी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पैंडेमिक को कंट्रोल करने में जितना गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का है। तो ये हमारे मन में होना चाहिए कि हम अगला लॉकडाउन आने की नौबत ही नहीं आने देंगे। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करेंगे। जब भी नंबर आएगा हम वैक्सीन लगाएंगे ताकि पैंडेमिक से जल्दी छुटकारा मिले और एक हम नॉर्मल रूटीन लाइफ शुरू कर पाए। जी, और शिवपुरी से यशवंत जैन जी कार्यक्रम से जुड़ गए हैं। यशवंत जी नमस्कार। जी यशवंत जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं आप? कुछ आवाज यशवंत जी की हम तक नहीं आ पा रही है। हेलो यशवंत जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? ओके, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। और हम लोग बात कर रहे थे डॉक्टर नीरज की किस तरीके से भीड़ भाड़ और इनकी कि लोग जबकि पूरी तरीके से लोग बाहर निकल रहे हैं, ऐसे में क्या कुछ विशेष सावधानी रखनी होगी लोगों को? तो सबसे पहली सावधानी ये है कि आप बेवजह घूमने का भी प्लान ना करें, ये बहुत जरूरी है। अगर आपने कोई भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के सिम्टम्स है, बुखार है, सर्दी जुकाम है, तो कृपया करके भीड़ भाड़ वाले इलाके में तो बिल्कुल ना जाए, अपने आप को घर में कन्फाइन रखें। उसके अलावा अगर बाई चांस आप जाते भी हैं तो इंश्योर करें कि आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। जो हमने कई फोटोग्राफ्स देखे न्यूज़पेपर्स और अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कि कैसे एक पर्टिकुलर हिल स्टेशन पे किस तरह की भीड़ थी, तो ये सब एक खुली दावत देनी है। लोग पूछते हैं कि भाई थर्ड वेव कब आएगा, थर्ड वेव कब आएगा। ये सारी है जो भी बिहेवियर है ये डिसाइड करेगा कि थर्ड वेव एक्चुअल में आना है, नहीं आना है तो किस मैग्नीट्यूड का आना है। और लोगों के मन में कहीं ये बैठ गया है कि इस बार तो सारी तैयारियां अच्छे से हैं, बिल्कुल हॉस्पिटल्स रेडी है, वेव की तैयारी हो रखी है। लेकिन मैं उनको ये वार्न करना चाहता हूं कि कोई भी तैयारी 100% फुल प्रूफ इस पैंडेमिक में नहीं हो सकता है। बेवजह लोगों की जाने जाती हैं, ये प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ डेथ है और प्रिवेंशन इसका बेस्ट तरीका है। तो ऐसी लापरवाही न करें और जिससे बेवजह किसी की जान जाए। और अब दिल्ली से शिवराम सिंह जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। शिवराम जी नमस्कार। हेलो नमस्कार सर, मैं शिवराम सिंह दिल्ली रानी खेड़ा से बोल रहा हूँ। जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं? अभी कल परसों की बात है, मेरी मिसेज वहाँ बिहार गई है, गया मैं तो गया से ये जानकारी मिली है कि वहाँ पर कोई भी व्यक्ति मास्क नहीं लगाता और बस वाले फुल भर के चलते हैं। वो कहते हैं हम तो पुलिस वालों को पैसा फेंकते तो हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा, हम मास्क लगाएं या न लगाएं, हमारा क्या बिगड़ेगा। जी डॉक्टर नीरज, ये तो यहाँ पे लोगों की खुद की जिम्मेदारी हो गई। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे लोगों से? क्योंकि सरकार एक हद तक लोगों को कंट्रोल कर सकती है, लेकिन हम जो आम नागरिक हैं उनकी भी तो कुछ जिम्मेदारी है। मैं यही कहूंगा कि इस पैंडेमिक को खत्म करने के लिए एक जन आंदोलन की जरूरत है। जैसे अंग्रेजों को भगाने के लिए हमें एक जन आंदोलन की जरूरत पड़ी थी, वैसे ही इस कोविड-19 को भी भगाने के लिए जब तक जनता की भागीदारी नहीं होगी, ये एडमिनिस्ट्रेशन, डॉक्टर, पुलिस, इनके भरोसे ही सिर्फ इस पैंडेमिक को कंट्रोल किया जा पाए, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम बार बार लोगों से यही निवेदन करते हैं, यही रिक्वेस्ट करते हैं कि कोविड-19 को कमजोर करके ना आके किसके साथ क्या कॉम्प्लिकेशन हो जाए ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ये हम सुनते आते हैं कि नहीं, ये जो कोमॉर्बिडिटीज है, जो बूढ़े लोग हैं, सिर्फ उन्हीं में दिक्कत करता है। लेकिन ये सेकेंड वेव ने बहुत क्लियर कर दिया कि कोई भी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एज, सोशल स्टेटस, आप कैसे खाते पीते घर के हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये बीमारी आप में अगर गंभीर हो गई तो जान बचाने बहुत ही मुश्किल काम है और आपकी जान जा सकती है। तो मैं ये कहूंगा कि इस बीमारी को हल्के में न लें और जो भी इस बिहेवियर में संलिप्त है या ऐसे आप पाते हैं तो उससे समझाने की कोशिश कीजिए कि सिर्फ आप अपने लिए नहीं, बाकी आपके आसपास है उनकी भी जान बेवजह रिस्क में डाल दें और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जी, और दिल्ली से ही केशव जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। केशव जी नमस्कार।
हेलो सर, नमस्ते जी। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या जानना चाहते सर। हैं। मेरे 2 सवाल है सर। जैसे मेरे को ना 2 दिन से फीवर हो गया, तो सर फीवर मतलब टैबलेट खा लिया तब भी उतर गया है और फिर दोबारा से चढ़ गया। तो सर दूसरा सवाल ये है कि सर जैसे फर्स्ट डोज तो हमारी लगी नहीं है, अब जैसे सर सेकंड डोज लग रही है तो हम डायरेक्ट सेकंड डोज लगवा सकते हैं या नहीं, या फर्स्ट ही लगानी पहले जरूरी है? जी, इनका जो सवाल है जी, 2 क्वेश्चन है। हाँ, मैंने सुन लिया जी। तो देखिए, जो बुखार के और भी कारण है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोविड ही सिचुएशन में जो है वो बुखार कर सकता है। तो अगर आपको ये बुखार आ जा रहा है तो डेफिनेटली कोविड टेस्ट तो आप कराएंगे ही, साथ में जो अभी मच्छर और बाकी जो वाटर बॉर्न डिजीज है इन सब की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो मैं कहूँगा एक डॉक्टर से मिलकर आप जो भी टेस्ट करवाने हैं वो डिसीजन लीजिए, बट ऑफ कोर्स अपने आप को बाकियों से अलग रखिए। स्पेशली अगर आपको कोई भी यूआरआई सिम्टम्स है, अगर छींक खांसी या कुछ है, तो बिल्कुल अपने आप को अलग रखिए बाकियों की सहूलियत के लिए। उसके अलावा जो आपने पूछा कि क्या हम सीधा सेकंड डोज लगवा सकते हैं, तो बेसिकली फर्स्ट डोज और सेकंड डोज में ऐसा नहीं है कि वैक्सीन अलग अलग है, वैक्सीन सेम है। टाइमिंग जो है, पहले डोज के कुछ समय बाद हम दूसरा डोज देते हैं, डिपेंडिंग कि आपको वैक्सीन ले रहे हैं तो 4 हफ्ते बाद, अगर जो कोविशील्ड ले रहे हैं तो आपको 3 महीने बाद लेना है। तो बेसिकली ये जो गैप है 1 और 2 डोज के बीच में, उसके चलते हम फर्स्ट डोज और सेकंड डोज कहते हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों वैक्सीन जो फर्स्ट डोज और सेकंड डोज का अलग है। तो आप जब भी वैक्सीन लीजिएगा पहला डोज कहलाएगा और जो सेकंड डोज लेंगे वो सेकंड डोज कहलाएगा। जी बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन था इनको, तो वो दूर हो गया होगा। और दोबारा से यशवंत जैन जी शिवपुरी मध्य प्रदेश से जुड़ गए हैं हमारे साथ। यशवंत जी नमस्कार। सिद्धार्थ सिंह जी आपको नमस्कार और डॉक्टर मिस्टर जी को भी नमस्कार। नमस्ते। मैंने बताइए। दोनों डोज लगवा लिए। तो मेरा ये कहना है कि कुछ लोगों का कहना ये है कि जो दमे के मरीज थे और वैक्सीन लगवाने के बाद उनकी दमे की बीमारी खत्म हो गई। और हम ये पूछना चाहते हैं कि जो लोगों की अभी हमारा जो वैक्सीन लगने की संख्या कम है, लोगों को आप लोग जागरूक कर रहे हैं, डॉक्टर लोग, आप आकाशवाणी, उसके लिए तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन कुछ लोगों का कहना ये रहता है कि इसके साइड इफेक्ट आते हैं, तो उसके लिए भी हम कुछ हमारी जनता को आप बताएं कि किस प्रकार उसकी हम समस्या का निदान कर सकते हैं। जी बिल्कुल। अगर हम देखें तो डॉक्टर नीरज यशवंत जी की बात में एक संदेश भी छुपा हुआ था, जैसा कि उन्होंने खुद भी वैक्सीन लगाई है, दोनों डोजेस ले ली है, उन्हें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अभी भी एक तबका ऐसा है जिसके अंदर थोड़ी सी वैक्सीन हेजिटेंसी है, जिसको लेकर लोग थोड़ा संशय में रहते हैं। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे लोगों से? मैं सिंपली एक बात यही बताना चाहूंगा कि जो कोविड-19 अगर किसी को होता है, उससे जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो आपके लिए जानलेवा हो सकती है, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है, लाइफ लॉन्ग आपको प्रॉब्लम में क्रिएट कर सकता है। कोविड-19 से आपकी जान जा सकती है। लेकिन जो कोविड के अगेंस्ट जो भी वैक्सीन है वो सेफ है, और जो माइनर से साइड इफेक्ट है वो जानलेवा नहीं है। तो मैं ये कहूंगा कि अगर आपको दोनों के बीच में सिलेक्ट करना है कि कोविड-19 रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन हो या जो वैक्सीन रिलेटेड माइनर साइड इफेक्ट हो, तो किसी भी दिन आप बेझिझक होकर जो भी माइनर साइड इफेक्ट, चाहे वो इंजेक्शन साइट पे पेन होना, थोड़ा बहुत बॉडी एक होना, बुखार आना, जो 2-3 दिन रहेगा मैक्सिमम, और वो भी मैक्सिमम लोगों में नहीं होगा। तो बेसिकली इसमें चॉइस में कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। बहुत ही सिंपल चॉइस है कि वैक्सीन रिलेटेड जो माइनर साइड इफेक्ट है किसी भी दिन कोविड रिलेटेड लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन से बेहतर है, आपकी जान बचाने में वो सहायक है। जी बिल्कुल। और रुख करते हैं मुंबई का, जहां से राहुल पटेल जी कार्यक्रम से जुड़ गए हैं। राहुल जी नमस्कार। नमस्कार। मेरा प्रश्न ये है कि आंखों की समस्या जैसे रेटिना का प्रॉब्लम और साथ में काला मोतिया का प्रॉब्लम हो जी, तो ऐसा इंसान अगर वैक्सीन लेता है तो क्या वो वैक्सीन लेने से आंखों में नींद आना या आंख भारी होना ऐसा कुछ समस्या हो सकती है? धन्यवाद। जी डॉक्टर नीरज। वैक्सीन रिलेटेड आई सिम्टम्स हैं, ऐसे कोई डॉक्यूमेंटेड डिस्प्ले में नहीं है कि आपका जो काला मोतिया है या फिर जो भी रेटिना रिलेटेड प्रॉब्लम है उसमें कोई परेशानी बढ़ जाएगी। तो आप बेझिझक होकर वैक्सीन लगवाइए। बाकी जो मैंने माइनर साइड इफेक्ट्स की बात की, जैसे इंजेक्शन साइट पे पेन होना, बॉडी एक होना, बुखार होना, ये सारे माइनर साइड इफेक्ट्स हैं जो अपने आप खुद से ठीक हो जाते हैं और मैक्सिमम एक पैरासिटामोल टैबलेट की जरूरत पड़ती है। तो आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, आप बेझिझक होकर वैक्सीन लगवाएं।
जी, और अब दिल्ली से अनिल कुमार यादव जी का सवाल लेते हैं। अनिल जी नमस्कार। हाँ नमस्ते, सिद्धार्थ सर जी बताइए अनिल जी। डॉक्टर साहब को भी नमस्ते जी। अनिल सर, जी मेरे स्वागत है 3 जी, सवाल बताइए। है। जी पहला सवाल तो ये है सर कि जैसे दोनों डोज के बीच में जो 84 दिन से 112 दिन का गैप है, जी तो अभी पहली डोज लगवाई है जी और जो तीसरी लहर आने वाली है तो सर वो तो हमारी दूसरी डोज उसके बाद ही हो पाएगी। जी बिल्कुल, आपके तो पीछे से इससे शोर हम आ रहा है, आप कृपया शांति से अपना सवाल हाँ पूछिए। हाँ, जी तो इससे हम बचने के लिए क्या कर सकते हैं, पहला सवाल। जी और दूसरा सवाल सर, जैसे ये करें तीसरी जो लहर है बच्चों को इफेक्ट करेगी, तो जैसे अभी तक जो भी लहर आई है तो उसमें मरीज को अकेले हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता था। अगर बच्चों को ऐसी दिक्कत आए तो सर उनके लिए क्या व्यवस्था होगी। और तीसरा सवाल ये है कि जैसे वैक्सीन तो सर अब लगने में थोड़ी दिक्कत सी भी आ रही है, तो जैसे बच्चे हुए, मान लीजिए हमारे परिवार के लिए 1 सदस्य बच्चे हैं, जी बिल्कुल। तो उनको कैसे लगवाया जा सकता है, ये विस्तार से हो सके तो बताइए। जी डॉक्टर नीरज 2-3 सवाल पूछे हैं, क्या कहेंगे? तो मैं सबसे पहले जो इनका क्वेश्चन था कि जो पहला और जो दूसरे डोज के बीच में थर्ड वेव आ जाएगी, तो देखिए थर्ड वेव लोगों ने प्रेडिक्ट किया है कि ये हो सकता है जल्दी आ जाए, हो सकता है लेट आए, हो सकता है नहीं भी आए। तो ऐसा नहीं है कि थर्ड वेव आएगा ही आएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जो सबसे प्रूवन तरीका है अपने आप को इन्फेक्शन से बचाने का, वो तो आपके पास पहले से ही आपके पास नॉलेज है, आप फॉलो कीजिए। जो हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात करते हैं, जो सोशल वैक्सीनेशन की हम जो बात करते हैं, मास्क पहनना, बेवजह घर से बाहर नहीं जाना, भीड़ भाड़ नहीं करना, तो ये सारे तरीकों से आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, उससे कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जहां तक थर्ड वेव में बच्चों के इन्वॉल्व होने की बात है, अगेन कुछ एक्सपर्ट्स ने एक ऐसा शंका दिया, ऐसा नहीं है कि ये ऐसा ही होना है। अब मैक्सिमम एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि जो थर्ड वेव में वही वल्नरेबल ग्रुप्स रहेंगे जो पहले पिछले 2 वेव्स में देखे गए थे, और मैक्सिमम लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे तो वो रिलेटिवली सेफ रहेंगे। बट ऐसा नहीं है कि बच्चों में ही ये इन्फेक्शन होगा, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले 2 वेव्स में बच्चे रिलेटिवली वेल प्रिजर्व रहे हैं, उसमें बहुत ज्यादा सीरियस कॉम्प्लिकेशन देखने को नहीं मिला। और हम ऐसा मानते हैं कि अगर घर वाले अपने आप को इन्फेक्ट नहीं होने दे तो घर के बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे। तो ये दायित्व अगेन मैं कहूंगा आपके ऊपर है, और ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि थर्ड वेव में बच्चे ही ज्यादा इफेक्ट होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और हमारा मैक्सिमम लोगों का यही मानना है। उसके अलावा जो आपने कहा, हॉस्पिटल्स में हमेशा पिछले वेव्स में भी बच्चे एडमिट हुए हैं, तो उसमें हम कई बार जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए उनके पेरेंट्स को पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के साथ बच्चों की देखभाल के लिए हम परमिट करते हैं, और इस तरह की व्यवस्था मैक्सिमम हॉस्पिटल्स में है, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। जी, और अब समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। चलते चलते डॉक्टर नीरज, आप आकाशवाणी के श्रोताओं को क्या कुछ संदेश और टिप्स देना चाहेंगे? फिर से वही कहूंगा कि कोविड-19 अभी गया नहीं है। हमारे देश में कई राज्यों में अभी भी केसेस काफी ज्यादा हैं, और वहां से ये फिर एग्रेसिव वे में एक नेक्स्ट वेव की तरह आ सकता है, इसलिए सावधानी रखने की बहुत सख्त जरूरत है। और जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की हम बार बार बात करते हैं, वो आप फॉलो कीजिए, अपने आप को वैक्सीनेट कराइए। जो ये र्यूमर्स हैं, जो इन्फॉर्मेशन पैंडेमिक से हम गिर रहे हैं, जो मिस इन्फॉर्मेशन इधर उधर सोशल मीडिया पे सर्कुलेट होता है, उसको फैलने से रोके, ये आप जिम्मेवारी है। उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, अब ये फेस्टिवल का सीजन एक तरह से शुरू हो रहा है, सावन का महीना शुरू हो गया, रक्षाबंधन आएगा। जी बिल्कुल, फेस्टिवल में भी अपना ध्यान रखना है। फेस्टिवल में ध्यान रखना। डॉक्टर नीरज, समय बहुत कम है, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े और आपने श्रोताओं की प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। श्रोताओं, आपसे यही कहेंगे कि डॉक्टर नीरज ने आपको कोरोना से बचने के लिए जो भी सावधानियां बताई हैं, आप उनका पालन कीजिए। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इसी शुभकामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली के डॉक्टर नीरज निश्चल। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है
AIRNSDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।